साथियों, आप सभी का एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद विक्रम खिचड़ में हार्दिक स्वागत। आज हम नया टॉपिक कक्षा 12 के प्रथम चैप्टर मानव भूगोल एवं प्रकृति एवं विषय के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि भूगोल किसे कहते हैं। व्हाट इज भूगोल? भूगोल क्या है? भूगोल इंग्लिश के एक शब्द ज्योग्राफी जो शब्द है वो दो यूनानी शब्द से मिलकर बना है, जियो और ग्राफिया। जियो का अर्थ होता है भू या पृथ्वी, ग्राफिया का अर्थ होता है अध्ययन करना। यानी कि ज्योग्राफी का अर्थ है भू का अध्ययन करना या पृथ्वी का अध्ययन करना। भूगोल की एक अन्य परिभाषा जो पूर्ण रूप से अपन बता सकते हैं वो है पृथ्वी का मानव आवास के रूप में अध्ययन क्या कहलाता है? भूगोल। पृथ्वी का मानव आवास के रूप में अध्ययन क्या कहलाता है? भूगोल। इस चैप्टर भूगोल की वैसे अब कई शाखाओं उप शाखाओं में बांटा जा चुका है, लेकिन हम प्रमुख दो उप शाखाओं के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। वो भूगोल की दो प्रमुख उप शाखाएं जो हैं वो है भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। भौतिक भूगोल किसे कहते हैं? भौतिक भूगोल क्या है? विभिन्न प्रदेशों के भौतिक पर्यावरण का अध्ययन करना। विभिन्न प्रदेशों के भौतिक पर्यावरण का अध्ययन करना क्या कहलाता है? भौतिक भूगोल कहलाता है। यहाँ भौतिक पर्यावरण से अर्थ क्या है? भौतिक शब्द से क्या अर्थ है? यहाँ भौतिक शब्द से अर्थ है मिट्टी, पहाड़, जल, वायु, पठार आदि, यानी प्रकृति प्रदत्त चाहे वो पहाड़ है, चाहे वो वायु है, चाहे जल है, चाहे पठार है, चाहे मिट्टी है, जो प्रकृति से हमें मिलती है वो भौतिक के अंतर्गत आता है। जैसे ये मार्कर है, ये भौतिक के अंतर्गत नहीं आता। यानी कि प्रकृति से जो चीजें हैं उनका अध्ययन करना क्या कहलाता है? भौतिक भूगोल कहलाता है। तो ये परिभाषा विभिन्न प्रदेशों के भौतिक पर्यावरण का अध्ययन करना क्या कहलाएगा? भौतिक भूगोल। अब हम मानव भूगोल के बारे में चर्चा करते हैं। मानव भूगोल किसे कहते हैं? भौतिक पर्यावरण और मानव जगत के अंतर संबंधों का अध्ययन। भौतिक पर्यावरण यानी कि जो पर्यावरण है हमारा प्राकृतिक है, उसका और मानव के अंतर संबंधों का जो अध्ययन करना क्या कहलाता है? मानव भूगोल कहलाता है। मानव भूगोल की अलग अलग भूगोलवेताओं ने अलग अलग परिभाषा दी है। यदि एग्जाम में मानव भूगोल हो या भौतिक भूगोल हो, इसकी परिभाषाएं पूछी जाए, अगर सीधा लिखा हो भी मानव भूगोल की कोई परिभाषा लिखें तो आप किसी भी भूगोलवेता की परिभाषा लिख सकते हैं या अपने शब्दों में बनाकर भी लिख सकते हैं। लेकिन ऐसे लिखा हो कि फ्रेडरिक रेटजल की मानव भूगोल की परिभाषा लिखें तो जिस प्रकार उसने लिखी है हमें उसी प्रकार उसे लिखनी चाहिए। पहले भूगोलवेता की अगर बात करें, फ्रेडरिक रेटजल, इन्हें आधुनिक मानव भूगोल का जन्मदाता भी माना जाता है। आधुनिक, ये प्रश्न बोर्ड की परीक्षा में पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आधुनिक मानव भूगोल के जन्मदाता कौन है? कौन है? फ्रेडरिक रेटजल। उनकी पुस्तक का क्या नाम है? एंथ्रोपोजियोग्राफी। यह भी प्रश्न बोर्ड की परीक्षा में शायद आ चुका है। एंथ्रोपोजियोग्राफी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? किसके द्वारा लिखी गई है? फ्रेडरिक रेटजल द्वारा लिखी गई है। इन्होंने अपनी पुस्तक एंथ्रोपोजियोग्राफी में ही मानव भूगोल की जो परिभाषा दी है वो यह दी है: मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन
है। ये फ्रेडरिक रेडजल ने परिभाषा जो है मानव भूगोल की दी है अपनी पुस्तक एंथ्रोपोजियोग्राफी में, ये परिभाषा उसने लिखी है। एक अन्य भूगोलवेत्ता और हैं एलन सैम्पल, उन्होंने मानव भूगोल की क्या परिभाषा दी है? क्रियाशील मानव और अस्थिर पृथ्वी के बदलते संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है? मानव भूगोल कहलाता है। क्रियाशील मानव और अस्थिर पृथ्वी के बदलते संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है? मानव भूगोल कहलाता है। इन दोनों परिभाषाओं का अर्थ एक ही है। मानव भूगोल किसे कहते हैं? प्रकृति और मानव के अंतर संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है? मानव भूगोल कहलाता है। इसके बाद हम मानव भूगोल के विषय के बारे में पढ़ते हैं। मानव भूगोल का विषय क्षेत्र बहुत ही व्यापक है, लेकिन यहाँ हम इन पॉइंटों के बारे में चर्चा करते हैं जो विषय क्षेत्र के अंतर्गत है। नंबर 1 जनसंख्या, नंबर 2 प्राकृतिक संसाधन, नंबर 3 सांस्कृतिक, नंबर 4 कालिक अनुक्रम, नंबर 5 समायोजन व प्रादेशिक संगठन, नंबर 6 दूसरे प्रदेशों से संबंध। सबसे पहले जनसंख्या की बात करें तो इसके अंतर्गत विभिन्न प्रदेशों की जनसंख्या का अध्ययन किया जाता है। वहाँ कितनी जनसंख्या है, जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई है, वहाँ का जनसंख्या घनत्व कितना है, वहाँ का लिंगानुपात कितना है, वहाँ की साक्षरता कितनी है, इन सब चीजों का अध्ययन है वो जनसंख्या के अंतर्गत किया जाता है। प्राकृतिक संसाधनों की बात करें तो प्राकृतिक संसाधनों में प्राकृतिक संसाधनों का अध्ययन किया जाता है, जैसे मिट्टी है, पहाड़ है, पठार है, मैदान है, जल है, वायु है, या यूं कहें कि स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल, तीनों का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। सांस्कृतिक के अंतर्गत मनुष्य द्वारा निर्मित वस्तुओं का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है, या मनुष्य द्वारा की गई क्रियाओं के द्वारा उनका अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। कालिक अनुक्रम में मनुष्य व प्रकृति के मध्य जो संबंध है वो कभी एक जैसे नहीं रहते। समय के अनुसार मनुष्य व प्रकृति के मध्य जो संबंध है वो बदलते रहे हैं, तो अलग अलग समय किस प्रकार के संबंध हैं उनका अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। समायोजन व प्रादेशिक संगठन, समायोजन व प्रादेशिक संगठन के अंतर्गत प्रकृति द्वारा जो हमें संसाधन मिले हैं उन संसाधनों का किस प्रकार से दोहन किया जा रहा है, उनका समायोजन किस प्रकार से किया जा रहा है, उन संसाधनों का दोहन कर किस प्रकार से उनका उपयोग किया जा रहा है, अत्यधिक दोहन तो नहीं किया जा रहा, भविष्य के लिए सुरक्षित रखा जा रहा है उन्हें, जिससे आने वाली पीढ़ी भी उन संसाधनों का उपयोग कर सके। इन सब चीजों का अध्ययन हम समायोजन और प्रादेशिक संगठन के अंतर्गत करते हैं। नंबर 6 दूसरे प्रदेशों से संबंध, इसमें एक प्रदेश का दूसरे प्रदेश से संबंध का अध्ययन किया जाता है, वो चाहे सामाजिक हो, राजनीतिक हो या सांस्कृतिक हो, उन संबंधों का अध्ययन हम करते हैं। ये था मानव भूगोल का विषय क्षेत्र। अब हम इसी चैप्टर में विचारधाराओं के बारे में भी पढ़ लेते हैं। 3 प्रकार की मुख्य विचारधाराएं हैं। नंबर 1 नियतिवाद। नियतिवाद में क्या है, इसमें मनुष्य जो है वो प्रकृति के अनुसार ही कार्य करता है और प्रकृति के अनुसार ही अपने आप को ढाल लेता है। प्राचीन सभ्यताओं में देखा गया है कि प्रकृति को सर्वोपरि माना गया है। वेदों में भी प्रकृति जैसे सूर्य है, जल है, अग्नि है, इन सब को देवों के रूप में पूजा जाता है। या इस नियतिवाद विचारधारा में यूं कहूं कि प्रकृति जो है वो मानव पर हावी होती है, या प्रकृति जो है मानव से अधिक शक्तिशाली है। प्रकृति जो है वो मानव से अधिक शक्तिशाली है, क्योंकि मानव जो है वो प्रकृति के अनुसार ही कार्य करता है, प्रकृति के अनुसार अपने आप को ढाल लेता है। संभववाद, दूसरी विचारधारा का जन्म हुआ वो था संभववाद।
विचारधारा। संभववादी विचारधारा में क्या हुआ, मनुष्य धीरे धीरे मनुष्य ने प्रकृति को समझा, प्रकृति के नियमों को समझा और प्रकृति के नियमों को समझकर नई तकनीक का विकास किया, नई टेक्नोलॉजी का विकास किया और प्रकृति को अपने अनुसार ढाल लिया। क्या किया, प्रकृति को अपने अनुसार ढाल लेता है। यानी यूं कहूं कि यहां मनुष्य जो है वो प्रकृति से अधिक शक्तिशाली हो जाता है। और इस संभववाद के जो जनक थे वो थे वीडोल ला ब्लास। यानी कि संभववादी विचारधारा के जनक किसको माना जाता है, वीडोल ला ब्लास को। तीसरी जो विचारधारा है वो नव निश्चयवाद विचारधारा। इस विचारधारा के अनुसार न तो प्रकृति को अधिक शक्तिशाली माना गया है, न ही प्रकृति का अत्यधिक दोहन किया जाना चाहिए। इसमें मनुष्य व प्रकृति के मध्य पारस्परिक समायोजन को विकसित किया गया है, यानी कि मनुष्य व प्रकृति को आपस में समायोजन विकसित किया गया। इस विचारधारा के जो जनक थे वो थे ग्रिफिथ, टेलर। और इस विचारधारा को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, रुको व जाओ विचारधारा के नाम से भी इस विचारधारा को जाना जाता है। तो ये तीन प्रकार की विचारधाराएं हैं। पुनः मैं रिपीट कर देता हूं। नियतिवाद, इसमें मनुष्य प्रकृति के अनुसार कार्य करता है, अपने आप को प्रकृति के अनुसार ढाल लेता है और प्रकृति है वो मनुष्य पर हावी रहती है या मनुष्य से अधिक शक्तिशाली होती है। संभववादी विचारधारा के जनक वीडोल ला ब्लास थे। संभववादी विचारधारा में प्रकृति, मनुष्य जो है वो धीरे धीरे प्रकृति को समझता है, प्रकृति के नियमों को समझता है और नियमों को समझकर नई तकनीक का विकास करता है, नई टेक्नोलॉजी का विकास करता है और जिससे वो मनुष्य प्रकृति को अपने अनुसार ढाल लेता है। और प्रकृति को अपने अनुसार ढालकर इसमें मनुष्य जो है प्रकृति पर अधिक हावी रहता है या शक्तिशाली रहता है। तीसरी विचारधारा है नवनिश्चयवाद। इसमें न तो प्रकृति हावी रहती है, नहीं मनुष्य। इसमें मनुष्य व प्रकृति के मध्य सामंजस्य पर अधिक बल दिया गया। और इस नवनिश्चयवादी विचारधारा के जो जनक थे वो थे ग्रिफिथ, टेलर। और इस नवनिश्चयवादी विचारधारा को रुको व जाओ विचारधारा के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार हमने मानव भूगोल के प्रकृति एवं विषय क्षेत्र के बारे में पढ़ा। अगर फिर भी आपके डाउट हो तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लिखें और इसके साथ साथ इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक व शेयर करें। धन्यवाद।